नमस्ते, मैं प्रशांत। स्वागत है आप सबका मेरे साथ विद्या विकास यूट्यूब चैनल पे। अब तक हमने यूपीएसआई की जो पॉलिटी की पीवाईक्यू सीरीज हमने चलाई है, उसमें पहला वीडियो हमने अपलोड किया था, जिसमें 2021 के जो भी पॉलिटी के सवाल आए हैं, हम लोग उसकी चर्चा कर रहे हैं और उसके साथ रिलेटेड जो भी ज़रूरी कॉन्सेप्ट है, उसको समझ रहे हैं। तो शुरू में हमने पहले आपको 1 से 20 तक के जो भी सवाल थे हमारे, उसको हमने अब तक डिस्कस किया है। तो आइए उसी क्रम में आज हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। ये सब क्वेश्चनों की प्रैक्टिस हमने जो पीछे कक्षा अपलोड हुई, उसमें आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 जो था हमारा अटॉर्नी जनरल से रिलेटेड, उसको हमने बताया था कि महान्यायवादी किस आर्टिकल में है। आर्टिकल 76। ठीक, उसके आगे से हम लोग शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21 भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में मूल रूप से कितने विषय शामिल थे। देखिए, हर बार हर शिफ्ट में हम लोग देख रहे हैं कि जो भी हमारी शेड्यूल 7 के जो पार्ट हैं, सेंट्रल, स्टेट या फिर कंकरेंट लिस्ट जो है, उसमें से लगातार सवाल आए हैं। इससे पहले पूछा था कि संघ सूची में कितने विषय शामिल हैं, वैसा ही सेम सवाल है। इस बार बस पूछ लिया है कि समवर्ती सूची में मूल रूप से कितने विषय शामिल थे। ऑप्शन ए 47, बी 100, सी 50 और डी 25। ठीक, इसका सही जवाब है हमारा 47। देखिए, समवर्ती सूची में मूल रूप से 47 विषय थे और वर्तमान में इसमें 52 विषय हैं। ठीक, जैसे शिक्षा, वन और जनसंख्या नियंत्रण आदि। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान के भाग 3 में सहकारी समिति यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने का अधिकार जोड़ा? 97, 76, 32 और 100। तो इसमें हमारा सही जवाब हो जाएगा 97। 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब हुआ था? 2011 में। ठीक, इसके तहत सहकारी समितियों के गठन के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई थी। किस आर्टिकल में? आर्टिकल 91C। ठीक, और इसी से रिलेटेड हमारा जो डीपीएसपी का एक और आर्टिकल है 43B, उसमें भी ये मेंशन किया गया है कि राज्य सहकारी समितियों के कार्यप्रणाली और लोकतांत्रिक नियंत्रण को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। ठीक, बाकी क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद राष्ट्र को सार्वजनिक सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करता है? यानी जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है हमारी, वो जुडिशरी से अलग होगी। इसमें सही जवाब कौन सा होगा हमारा? ऑप्शन है हमारे आर्टिकल 50, आर्टिकल 56, 54 और 52। देखिए, आर्टिकल 56 जो है हमारा, वो राष्ट्रपति के टर्म से रिलेटेड है, यानी राष्ट्रपति का क्या कार्यकाल होगा। और 54 राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित, यानी राष्ट्रपति के चुनाव की क्या प्रक्रिया है, तो निर्वाचक मंडल में कौन कौन लोग शामिल होंगे, उसकी चर्चा की गई है। और आर्टिकल 52 जो है हमारा, वो राष्ट्रपति के पद के बारे में वर्णन किया गया है कि भारत देश का एक राष्ट्रपति होगा जो संवैधानिक प्रमुख होगा। इसमें हमारा सही जवाब हो जाएगा डीपीएसपी बीएसपी का जो हमारा आर्टिकल 50 है, जो कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करने का निर्देश देता है। ठीक, आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते निम्नलिखित में किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, भारत के राष्ट्रपति, संसद या फिर वित्त आयोग। इसमें हमारा जो सही ऑप्शन है वो सी, संसद, क्योंकि पार्लियामेंट ही हमारी राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के जो भी जजेस हैं, उनके वेतन और भत्ते का निर्धारण करती है। बात अगर सुप्रीम कोर्ट की हम लोग करें, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 5 में आर्टिकल 124 से 147 तक इनका वर्णन किया गया है। ठीक, ये हमारा 24 क्वेश्चन है। इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग 25, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्य के बीच ये विधायी होगा?
विधायी संबंधों से संबंधित है, यानी सेंट्रल स्टेट के जो भी हमारे विधायी संबंध हैं उसकी चर्चा करता है। कौन सा? कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट। पहला भाग 22, भाग 9, भाग 8 या भाग 11? तो इसमें सही जवाब है हमारा भाग 11। कि भाग 11 में आर्टिकल 245 से 263 तक सेंट्रल स्टेट रिलेशन की बात की गई है। और भाग 8 जो है हमारा वो यूटी से रिलेटेड है, यानी केंद्र शासित प्रदेश। और भाग 9 पंचायत से संबंधित है। और भाग 22 ये हमारे संविधान की जो महत्वपूर्ण शब्दावली है उससे रिलेटेड है। ठीक, तो सही जवाब है हमारा ऑप्शन डी, भाग 11। अब आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार देता है? राष्ट्रपति के पास हमारा अधिकार है कि यदि कोई राज्य में जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगर वो ना चल रहा हो तो उसके पास पावर है, उस राज्य की शक्तियां सेंट्रल के पास ले सकता है, यानी वहां पे राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। इसमें हमारा जो ऑप्शन से है आर्टिकल 280 ये तो वित्त आयोग से संबंधित है। आर्टिकल 370 ये जम्मू और कश्मीर से संबंधित था। आर्टिकल 356 या फिर आर्टिकल 380? ये सही जवाब है हमारा आर्टिकल 356। इसके तहत राष्ट्रपति राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। और 380 जो है ये भी राष्ट्रपति से संबंधित है, जिसे अब हटा दिया गया है। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 25 है। आगे अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, जो भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों से संबंधित है? ये तो वही सेम पिछला ही सवाल है। इसमें सही जवाब हमारा हो जाएगा भाग 11। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, राष्ट्रपति शासन लगाने का इख्तियार से 56। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा को लिया गया था। देखिए अगला सवाल जो है हमारा, यानी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डीपीएसपी है, ये हमारे भाग 4 में है, आर्टिकल 36 से 51 तक। ठीक, उसमें डीपीएसपी की चर्चा की गई है। अब डीपीएसपी से आप लोग क्या समझते हैं? डीपीएसपी देश के शासन के लिए भारत सरकार द्वारा पालन किए जाने वाले दिशा निर्देश है, यानी सरकार कैसे काम करेगी, क्योंकि सरकार का जो बेसिक कार्य है वो जनता से रिलेटेड होना चाहिए कि वो मैक्सिमम लोगों को फायदा पहुंचाए, यानी कल्याणकारी राज्य की स्थापना करे। इसका जो मेन थीम है वेलफेयर स्टेट की स्थापना करना, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ठीक, सबको सबके साथ सामाजिक और आर्थिक न्याय को बढ़ावा देना। बढ़ावा देना। ठीक, ये हमारा डीपीएसपी है। अब डीपीएसपी को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ से लिया गया है? जर्मनी के, या फिर अमेरिकी संविधान, या जापान, या फिर आयरलैंड? सही जवाब है हमारा आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से इसको लिया गया था। अगला सवाल है हमारा 28, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करेगा, यानी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड से आप लोग क्या समझते हैं? यानी न्यायालय के निर्णयों या फिर कार्यवाही या फिर जो भी उसकी कार्य प्रणाली है, जो कार्य प्रक्रिया है, उसको सब रिकॉर्ड के तौर पर रखा जाएगा। न्यायालय के निर्णयों, कार्यवाही और उसके कार्यों को रिकॉर्ड के रूप में रखना, रिकॉर्ड के रूप में रखना, ये अभिलेख न्यायालय यानी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहलाता है। ठीक,
इसको इसको जो भी है, अगर ये जो भी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड में जो भी चीजें शामिल हैं, वो उसके जो भी लोअर कोर्ट है, अधीनस्थ न्यायालयों में इसे कोर्ट किया जा सकता है। यानी सरकार अगर फला मामले में कोई फैसला सुनाती है, तो अगर जो भी हमारे अधीनस्थ न्यायालय है, उसमें इस चीज को कोर्ट किया जा सकता है कि इस केस में ये फैसला सुनाया गया था। ठीक, इससे अभिलेख न्यायालय से ये तात्पर्य है। अब इसमें देखते हैं कि सही जवाब कौन सा है हमारा। आर्टिकल 121, 117, 125 या फिर 129। तो सही जवाब है हमारा आर्टिकल 129। ठीक, क्वेश्चन नंबर 29। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार किसके पास है? भारत के राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, भारत के प्रधानमंत्री या फिर उपराष्ट्रपति? देखिए, सबसे पहले तो जो ज्वाइंट सिटिंग से क्या तात्पर्य है, यानी जब संसद के जो दो सदन है हमारे, उनमें जब कोई किसी चीज को लेकर या फिर किसी बिल को लेकर कॉन्ट्रोडिक्शन पैदा हो जाता है, तो राष्ट्रपति के पास ये राइट है, वो दोनों दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों को एक मंच पे साथ ले आकर के कॉमन बैठक करवा सकता है। किसी भी चीज में कोई भी अगर ऐसा बिल है जिसपे दोनों में मतभेद है, तो राष्ट्रपति चाहे तो उस पे एक ज्वाइंट सिटिंग का आयोजन कर सकता है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 108 में मेंशन है। ठीक, तो इसमें सही जवाब है हमारा भारत के राष्ट्रपति। और जो ज्वाइंट सिटिंग होगी उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। ठीक, अगर लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित है, तो लोकसभा का उपाध्यक्ष, अगर वो भी अनुपस्थित है, तो राज्यसभा के उपसभापति। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि राज्यसभा के सभापति के पास राइट नहीं है कि वो ज्वाइंट सिटिंग की अध्यक्षता करे। ठीक, अगर बात की जाए अब तक कितनी बार ज्वाइंट सिटिंग का आयोजन किया गया है, तो अब तक 3 बार दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई गई है। सबसे पहले 1961 में, जो दहेज निषेध अधिनियम आया था हमारा, दहेज निषेध अधिनियम। फिर दूसरी बार 1978, जो बैंकिंग से रिलेटेड बिल आया था उस पे। और तीसरे 2002 में आतंकवाद निरोधक कानून जो हमारा आया था, उस पर ज्वाइंट सिटिंग का आयोजन किया गया था। तो ये सही जवाब हो जाएगा हमारा भारत के राष्ट्रपति। ठीक, और अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। अगले सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 30 जो हमारा है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच विधायी विषयों का त्रिस्तरीय विवरण उल्लेखित है? त्रिस्तरीय विवरण शेड्यूल में। ठीक, तीसरी, 12वीं, 7वीं या 5वीं? देखिए अनुसूची कितना महत्व रखती है। हर सवाल, हर परीक्षा, ये भी जो भी शिफ्ट का एग्जाम हुआ है उसमें अनुसूची से सवाल आए हैं। तो इसमें हमारे जो ऑप्शन है, तीसरी अनुसूची नहीं, ये तो शपथ से संबंधित है। तो जो 12वीं अनुसूची है हमारी, देखिए 12वीं अनुसूची हमारी जो है वो नगर पालिका से संबंधित है। और जो 7वीं अनुसूची है वो हमारी सेंट्रल और स्टेट के बीच में रिलेशन से संबंधित है। सही जवाब हमारा 7वीं हो जाएगी। और 5वीं अनुसूची, अनुसूचित जाति जो क्षेत्र है, अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। ठीक, 7वीं अनुसूची में हमारे, देखिए इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। जो 7 शेड्यूल है, इसमें संघ, राज्य और समवर्ती सूची की चर्चा की गई है। यानी किन विषयों पे संघ कानून बना सकते हैं, यानी सेंट्रल, किस पे राज्य, और किस पे दोनों बना सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के ही आर्टिकल 246 में संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन की बात की गई है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 30 हो गया। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31।
प्रस्तावना के अनुसार भारतीय संविधान अपना अधिकार प्राप्त करता है, यानी जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो हमारी प्रियम्बल है, उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो जो हमारा भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान वो अपना अधिकार कहाँ से प्राप्त करता है? भारत की जनता से, भारतीय संसद से, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से, या फिर ब्रिटिश संविधान से। ठीक। सबसे पहले तो प्रियम्बल के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। प्रियम्बल जो है हमारा, वो उद्देश्य प्रस्ताव जो लाया गया था सदन में, संविधान सभा में, उस पर आधारित है। कौन लाया था इसको? नेहरू जी। ठीक। और एक और जो महत्वपूर्ण चीज है, कब लाया गया था? 26 नवंबर 1949 को। ठीक। और जो हमारा सही जवाब हो जाएगा वो भारत की जनता से, क्योंकि प्रस्तावना में जब हम पढ़ते हैं उसी में सबसे पहले ही लिखा गया है, हम भारत के लोग। यानी बी द पीपल ऑफ इंडिया। वहीं से स्पष्ट होता है कि संविधान की जो भी अपने अधिकार हैं वो भारत की जनता, भारत के लोगों से प्राप्त होते हैं। प्रस्तावना ही जो है वो हमारे संविधान का मूल दर्शन और उसमें पूरे प्रतीक समाहित हैं। संविधान का मूल दर्शन। ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 32। भारत की संसद द्वारा पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? यानी पेशा, जो हमारा पेशा एक्ट था, वो कब लागू किया गया था? 1984, 1996, 2015 एंड 2010। सही जवाब हो जाएगा हमारा 1996। और 1996 को कब? 24 दिसंबर, 24 दिसंबर 1996 को पेशा एक्ट लागू किया गया था। इससे क्या तात्पर्य है? जनजातीय स्वशासन को सक्षम बनाने के लिए। यानी जो भी शेड्यूल ट्राइबल एरिया है वहां तक का जो भी सरकार की हिस्सेदारी बढ़े, यानी जो लोग पार्टिसिपेट कर पाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा सरकार में भागीदारी लोगों की हो सके, यानी लोग डायरेक्ट जुड़ सकें। जनजातीय स्वशासन को सक्षम बनाने के लिए लाया गया था। और इसका विस्तार कहाँ तक है? जो भी हमारे अनुसूचित क्षेत्र वाले राज्य हैं उसमें, कुल 9 राज्यों में इसका विस्तार है। यहाँ पे ये बात ध्यान रहे, जो जरूरी है, कि इसका विस्तार छठी अनुसूची वाले जो हमारे राज्य हैं वहां पे ये लागू नहीं होता है। यानी असम, मेघालय और त्रिपुरा, मिजोरम पे लागू नहीं होता है, क्योंकि वहां पे स्वायत्त परिषदें होते हैं। इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो हमारे ऑप्शंस हैं उसमें क्या सही हो सकता है, वो जवाब क्यों नहीं हो सकता है, उसकी भी चर्चा मैं करता चल रहा हूँ, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो एक एक क्लियर होता जाए। क्वेश्चन नंबर 33 अब हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, हमारा भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्तिगत संपत्ति के लिए सुरक्षा प्रदान करता है? आर्टिकल 265, आर्टिकल 19(1)(f, या फिर आर्टिकल 301, या फिर 108। ठीक। देखिए, इसमें हमारा जो पहला आर्टिकल है 265, वो टैक्स से रिलेटेड है। यानी इसमें ये लिखा गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना न न कोई टैक्स लगाया जा सकता है, न वसूला जा सकता है। ठीक। आर्टिकल 19(1)(f जो है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में संपत्ति को अर्जित करने
या रखने के अधिकार से संबंधित था। ठीक। अब 301 जो है ये हमारा सही जवाब है। इसको 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1987 में मौलिक अधिकार से हटा करके कानूनी अधिकार बनाया गया। पहले हमारा संपत्ति रखने का अधिकार फंडामेंटल राइट था, लेकिन अभी वो सिर्फ ये कानूनी अधिकार है। ठीक। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अब किसी भी व्यक्ति को कानून के अधिकार के अतिरिक्त संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है। और आर्टिकल 108 जो है ये ज्वाइंट सिटिंग से है, ये हमने पहले ही आपको बताया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि इस मामले में यह निर्धारित किया गया था कि विधायन के विकल्प के तौर पर प्रायः अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता है। ए के रॉय बनाम पंजाब राज्य, ए के गोपालन बनाम मद्रास राज्य, डीसी वाधवा बनाम बिहार राज्य, या फिर एक ट्रैपॉक बनाम भारत संघ। सही जवाब है हमारा इसमें डीसी वाधवा। कब आया था ये? 1986 में। इसमें क्या कहा गया था कि विधायन का प्राथमिक अधिकार विधायिका को है। ठीक। आगे बढ़े हम लोग तो क्वेश्चन नंबर 35 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बेगार पर रोक लगाता है, यानी जबरन श्रम। यानी बेगार से आप लोग क्या समझते हैं? बेगार से तात्पर्य जबरन श्रम से संबंधित है। और जबरन श्रम से क्या तात्पर्य? यानी जब आपसे कोई कार्य कराया जाए लेकिन उसके बदले में आपको उसको पारिश्रमिक ना मिले, यानी सीधा सीधा समझे तो मुफ्त का काम करवाना, बदले में आपको कुछ भी ना मिलना, वो हमारा बेगार कहलाता है। तो इसमें हमारा सही जवाब जो हो जाएगा वो आर्टिकल 14, 23, 7 और 32। सही जवाब हमारा 23, ये हमारे फंडामेंटल राइट में शोषण के विरुद्ध अधिकार में शामिल है। ठीक। और इसी में ही कहा गया है कि मनुष्यों की तस्करी और जबरन श्रम पे रोक लगाई जाएगी, यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी नहीं की जा सकती है और ना ही जबरन श्रम। ठीक। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 भारतीय संविधान के अनुसार कारखाने में रोजगार के लिए बच्चे की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? 21 वर्ष, 18 वर्ष, 12 वर्ष या 14? सही जवाब जो है हमारा वो 14 वर्ष है। क्योंकि अगर हम लोग आर्टिकल 24 को देखते हैं, उसमें कारखानों में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाया गया है। और क्या कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में कार्य करने की अनुमति नहीं है। आर्टिकल 24 का जो मूल उद्देश्य है वो बाल श्रम को समाप्त करना है। क्वेश्चन नंबर 37 हम लोग देखते हैं, भारत में सर्वोच्च न्यायपालिका निकाय कौन सा है? ये तो बहुत ही इजी सवाल है जो आप सबको ही पता होगा, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट हमारा पार्ट 5 में है। पीछे भी हमने बताया था आर्टिकल 124 से 147 तक इसका विस्तार है। सुप्रीम कोर्ट को संविधान का संरक्षक कहा जाता है, यानी संविधान की शब्दावली या फिर संविधान से रिलेटेड कोई भी अगर मामला जाता है कोर्ट में तो उसका हाईएस्ट जो उसका एक्सप्लेन करने वाला अधिकार रखता है वो हमारा सुप्रीम कोर्ट रखता है। राष्ट्रपति के बारे में तो आप लोग जानते हैं, ये राष्ट्र प्रमुख होते हैं और इन्हें ही प्रथम व्यक्ति भी कहा जाता है राष्ट्र का। ठीक। यहाँ तक क्लियर है चीजें। आगे क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं कि रामकृष्णन बनाम केरल राज्य में केरल उच्च न्यायालय का निर्णय किससे संबंधित था? वाहन प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल निकायों का प्रदूषण या फिर सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान। तो इसमें सही जवाब है हमारा डी, सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने पे रोक लगाई गई थी, क्योंकि इसमें धूम्रपान से जो होने वाले खतरे हैं उसका उजागर किया गया था।
आगे बढ़ते हैं 39। भारत में राज्य विधानसभाओं का चुनाव कौन आयोजित कराता है? यानी जो भी स्टेट लेजिस्लेचर, जब स्टेट लेजिस्लेटिव जो भी चुनाव होते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव हो या फिर मध्य प्रदेश विधानसभा का चुनाव हो, उसका आयोजन कौन करता है? राज्य के राज्यपाल, राज्य उच्च न्यायालय, भारत निर्वाचन आयोग या फिर राज्य निर्वाचन आयोग। इसमें कंफ्यूजन आप लोग ना रखिएगा, इसमें भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही है जो चुनाव आयोजित कराता है राज्य सरकारों का, नहीं तो आप लोग राज्य निर्वाचन आयोग लगा दें। ये सिर्फ पंचायतों और नगर पालिका के जो चुनाव होते हैं उसका आयोजन करता है। जो निर्वाचन आयोग है हमारा, उसके बारे में थोड़ी सी चीजें देखते हैं। चुनाव आयोग जो हमारा वो संवैधानिक संस्था है। आर्टिकल, अगर हम चुनाव आयोग के आर्टिकल की बात करें तो 214 से 231 तक चुनाव आयोग के बारे में वर्णन किया गया है। नहीं, ये गलत है चीज। आर्टिकल 324, सॉरी माफ कीजिएगा, 324। वन में इलेक्शन कमीशन की चर्चा की गई है। और इलेक्शन कमीशन किस तरह का चुनाव कराता है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। ठीक, यहाँ तक चीजें क्लियर है। ये क्वेश्चन नंबर 39 था हमारा, जिसका सही जवाब भारत निर्वाचन आयोग होगा। अगला क्वेश्चन, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य के राज्यपाल, भारत के राष्ट्रपति, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, राज्य के मुख्य सचिव। इसमें सही जवाब है हमारा वो राज्य के राज्यपाल। और राज्यपाल ऐसे डायरेक्ट नहीं किसी को भी नॉमिनेट कर दें, वो एक कमेटी होती है, उसकी सिफारिश पे ही करते हैं, समिति की सिफारिश पर। वो कमेटी जिसको बोलेगी उसको करेंगे। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, यानी स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। ठीक। और इस समिति में कौन कौन होगा? सबसे पहले तो जो समिति का अध्यक्ष है वो उस राज्य के मुख्यमंत्री होंगे। ठीक। और कौन? विधानसभा और विधान परिषद के विपक्ष के नेता। ठीक। और कौन? विधानसभा विधान परिषद के अध्यक्ष, यानी विधानसभा अध्यक्ष जो होंगे वो भी शामिल होंगे, और गृह मंत्री। ठीक। तो ये हमारी स्लाइड का आखिरी सवाल था। 20 क्वेश्चन हमने कल देखा था और आज भी 20 जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हमारे उसको देखा। अब तो टोटल 40 सवाल जो हमारे अलग अलग शिफ्ट में आए हैं हम लोगों ने उसको डिस्कस कर चुका है। यहाँ तक के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया, आप लोग बने रहे हमारे साथ। आगे के जो भी और पीवाईक्यू हैं वो हम लोगों ने अपनी पूरी सीरीज में शामिल किए हैं, और उन सबको हम लोग ऐसे छोटे छोटे वीडियो में डिस्कस करेंगे, और उनसे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट हैं वो भी आपको क्लियर हो जाएंगे। तो पॉलिटी में जो भी आपकी पीवाईक्यू हैं उसकी आपको भी कोई टेंशन नहीं रखनी है, और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी आपका तैयार होता जाएगा, यानी इस वीडियो के साथ साथ आपकी पूरी पॉलिटी का रिवीजन हो जाएगा। ठीक। आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू सो मच।